हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अप में आपका स्वागत है। आज हम लोग विश्व के भूगोल का क्विक रिवीजन करने वाले। ठीक, तो इंडियन ज्योग्राफी हमने क्विक रिवीजन करके समाप्त कर दिए और ये विश्व भूगोल को भी 2-3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। जो टीचर आपको रेगुलर क्लास में 60 से 70 क्लास में खत्म करता है विश्व का भूगोल, उसे क्विक रिवीजन के माध्यम से बस एक घंटे के 3 दिन अगर किया जाए रिवीजन तो 3 घंटे, मान लीजिए 3 घंटे में पूरी ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन आसान नहीं है। कितने मतलब अच्छे से फ्लो चार्ट बनाए होंगे जो कुछ छूटा भी ना हो और सारा कवर भी हो गया हो। तो इसीलिए आप जब इस चैनल पे जब आप देख रहे हो तो सीरियस होके शुरुआत से अंत तक देखिए, बीच में ना छोड़िए। नहीं तो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, नहीं तो देख के क्या फायदा आता है कि नहीं। तो चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर के हुए। नहीं, ब्रह्मांड से चालू हो तो आकाश गंगाओं के अनंत समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक, और इसकी उत्पत्ति देखिए तो 13.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। ठीक, और ये देखिए इसका निरंतर वृद्धि हो रहा है। और ये किसने कहा था? बिग बैंग थ्योरी से के माध्यम से जॉर्ज लेमेंथियर ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक, ये सर्वमान्य विधि है। और इसकी व्याख्या देखिए किसने किया था? तो रॉबर्ट वेगनर ने किया था। और इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंथर। और इस बिग बैंग की व्याख्या, अगर व्याख्या पूछे, ध्यान रखेंगे, अगर व्याख्या पूछे जो आपकी कॉपी में लिखा भी होगा, अगर व्याख्या पूछे तो व्याख्या किसने दिया था? तो रॉबर्ट वेगनर। ठीक, वेगनर। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं आकाशगंगा। आकृति तारों के विशाल समूह को आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी। ठीक, और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे अगर पूछना चाहिए एग्जामिनर तो पूछ सकता है कि नहीं। और ये आकृति इसकी आकृति एक निश्चित नहीं, अनेक प्रकार की, अनेक आकृतियों की बनी आकाशगंगाएं होती है। ठीक, अब ये देखिए जैसे मिल्की वे, जिसे मंदाकिनी या मिल्की वे दुग्ध मेघला कहते हैं, इसका आकार देखें तो ये सर्पिलाकार है। और हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में है ना, हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में, वो उस आकाशगंगा का क्या नाम है? तो मंदाकिनी, उसे ही मिल्की वे कहते हैं। ठीक, तो अगर पूछे कि हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में स्थित है, तो मंदाकिनी में। ठीक, और इससे एक दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और देखिए, मंदाकिनी से अगर पूछा जाए तो इसे मिल्की वे और इसे ही स्वर्ग का गंगा भी कहा जाता है। ठीक, स्वर्ग का गंगा। और इसमें इसके सर्वाधिक, मंदाकिनी के सर्वाधिक पास वाले आकाशगंगा देखें इस तो कौन सा है? तो एंड्रोमीडा। ठीक, सर्वाधिक पास वाला, जो आपके नोट्स में लिखा भी होगा, एंड्रोमीडा। ठीक, और ये देखिए, और सबसे चमकीला देखिए तारों का क्षेत्र देखिए आकाशगंगाओं में, जो शीतल और चमकीला होता है वो ओरियन नेबुला। ये ध्यान रखेंगे, ओरियन नेबुला। ठीक, ओरियन नेबुला, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और ये बताइए, मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था या खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने। ठीक, और ये आकाशगंगा का प्रसरण हो रहा है। ये इस आकाशगंगा के प्रसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडविन हब्बल ने दिया था। ठीक, इसके प्रसरण का सिद्धांत किसने दिया था? एडविन हब्बल। ध्यान रखेंगे, एडविन हब्बल ने दिया था। ठीक, एडविन हब्बल ने दिया था। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब इसे डिजिटल डस्टर के माध्यम से मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए सौर मंडल देखिए, तो सौर मंडल के ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। ठीक, और ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धातु, धूमकेतुओं एवं अन्य आकाश पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ठीक, और ये इसके निर्माण देखिए सौर मंडल का,
तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व है, ठीक। और ये कंफ्यूजन कब होगा, जब यहाँ 13.6 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति है और यहाँ 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल को, ठीक। और इसके समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य है, ठीक। और ये देखिए ग्रहों का वर्गीकरण देखिए, तो आंतरिक पार्थिव ग्रह और बाह्य या गैसीय या जोवियन ग्रह में इसका विभाजन किया गया है, ठीक। तो आंतरिक वाला मतलब जो सूर्य के नजदीक है उसे आंतरिक या धात्विक पार्थिव ग्रह में बांटा गया, और जो सूर्य के दूर है मतलब बाह्य कक्षा में स्थित है वो बाह्य एवं गैसीय जोवियन ग्रह में विभाजित है, ठीक। तो देख लेते हैं आर्थिक पार्थिव ग्रह देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, ठीक। और बाह्य देखें, बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, ठीक। और सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो सूर्य के बाद सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, उसके बाद का ग्रह कौन है, और सबसे दूर में स्थित ग्रह कौन है, ऐसे करके, ठीक। तो सबसे नजदीक वाला ग्रह बुध है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद मंगल है और बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और सबसे अंत में वरुण है, ठीक। सबसे ज्यादा दूरी देखिए तो वरुण का है सूर्य से, ठीक। और यहाँ देखिए आकार के क्रम में, तो ये घटते क्रम में दिया है, तो सबसे बड़ा ग्रह देखिए आकार में तो बृहस्पति है, इसके बाद इससे छोटा शनि है, इससे छोटा अरुण है, इससे छोटा वरुण है, इससे पृथ्वी है, ठीक। और ये देखिए शुक्र है, मंगल है और अंत में देखिए तो बुध है, ठीक। तो सबसे छोटा कौन सा ग्रह है, तो बुध है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक। और ये बताइए बृहस्पति और शनि ग्रहों के बीच में किस चीज का गुच्छा पाया जाता है, बृहस्पति और शनि ग्रहों के बीच में किस प्रकार का गुच्छा पाया जाता है, बताइए बृहस्पति और शनि के बीच में, बताओ भाई। आप लोग को बताया होगा ना, बताया होगा ना, बताइए। वही छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं ना, वो सब रहता है उसके बीच में, ठीक। पट्टी नुमा आकार में। अब देखते अक्षांश के बारे में देखें, तो ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक। और ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई है विषुवत वृत्त से किसी स्थान से पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी पर है, ठीक। और ये दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 111। अरे ग्लोब आप देखे होंगे, जैसे मैंने रफ बनाए तो ये दूरी बोल रहा है, ये जैसे 0 डिग्री हुआ, ठीक। और ये जैसे 10 डिग्री हुआ, तो 0 डिग्री और 10 डिग्री इनके बीच ये वाला दूरी पूछ रहा है, ये दूरी कितना है, 110 किलोमीटर, ठीक। 110 किलोमीटर इसकी दूरी है, ये वाला बोल रहा है, ठीक। तो अगर पूछे दो अक्षांशों के बीच की दूरी तो क्या बताएंगे आप, 111 किलोमीटर, ठीक। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, रेखाओं की संख्या 179 है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में अगर देखें तो पहले 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर और नीचे देख लेते हैं, तो पहले उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं, ठीक। तो ये देखिए 23.5 डिग्री पे ये 0 डिग्री अक्षांश पे कौन सा कटिबंध होगा, तो उष्ण कटिबंधीय होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा, ठीक। और 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे देखें उत्तरी अक्षांश पे कौन सा होगा, तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होगा, ठीक। ये यहां से गया, ये मतलब ऊपर उठ के यहां गया, ये गर्म हुआ तो ऊपर गया, ठीक। तो यहाँ पे तो 23.5 डिग्री पे गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 डिग्री पे देखिए उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक। और ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव, ठीक। और ये दक्षिण देखिए तो 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा पे देखिए तो दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, और बस दक्षिण में दक्षिण लगाना है और सारा कालक्रम वही रहेगा, शीत कटिबंध, दक्षिणी ध्रुव कटिबंध, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये ऐसे पूछा जाता है, तो 23.5 डिग्री पे कौन सा कटिबंध है, 0 डिग्री अक्षांश पे कौन सा कटिबंध है, 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा पर कौन सा कटिबंध, ऐसे करके पूछा जाता है। अब देखिए देशांतर रेखा के बारे में, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहां पे होती है, तो विषुवत रेखा पे, ठीक। और ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान
की दूरी देखें तो कोणीय दूरी होती है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है ये देशांतर रेखा, ठीक, और इनकी लंबाई बराबर होती है और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। तो आप कंफ्यूजन कहां करेंगे, अक्षांशों की संख्या 179 थी और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, ठीक। और ये देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है, ठीक। और जीरो देशांतर प्रधान को क्या कहा जाता है, यामनोत्तर कहलाता है, ठीक। जीरो देशांतर प्रधान यामनोत्तर कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। और दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी कहां पे होती है, तो ध्रुव पे। आप अगर मैप देखेंगे तो जैसे ये, एक मिनट रुकिए, ऊपर कर लेते हैं इसे। जैसे ये हुआ तो ये वाला तो अक्षांशीय, ये तो अक्षांशीय दूरी हो गया, लेकिन ये बोल रहा है ये वाला, ये देशांतरी देखे होंगे, ठीक। तो ये अब देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है, पृथ्वी पे जल की अधिकता के कारण, ठीक। सतह के पृथ्वी के सतह पर 29% भाग पर स्थल है, ठीक। और देखिए 71% भाग में जल है। देखिए सतह के 71% भाग पर जल है। आकार में ये गोलाकार और ध्रुवों पर चपटी हुई है। और औसत घनत्व देखे तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। और इसकी औसत त्रिज्या देखे पृथ्वी की तो 6378 किलोमीटर है, ठीक। ये भी ध्यान रखेंगे आप। और यहां देखें पृथ्वी को ऊपर से सतह से नीचे की ओर 3 क्रमों में बांटा गया, भूपटपट्टी, मेटल और क्रोड, ठीक। और भूपटपट्टी, मेटल और क्रोड को भी 2 खंडों में बांटा गया। तो ये देख लेते हैं। ये पूछा, ये ऐसे जाता है कि भूपटपट्टी और मतलब ऊपरी भूपटपट्टी और निचली भूपटपट्टी के बीच कौन सा आसान तथ्य है, ठीक। और भूपटपट्टी और मेटल के बीच कौन सा आसान तथ्य है, ऐसे करके पूछा जाता है। आप देखे होंगे क्वेश्चन, ठीक। ये देख लेते हैं। तो ऊपर ही भूपटपट्टी और निचली भूपटपट्टी के बीच कौन सा आसान तथ्य है, तो कोनोरॉड आसान तथ्य कहलाता है, उत्तरी भूपटपट्टी और निचली भूपटपट्टी की, ठीक। और भूपटपट्टी और मेटल को अलग करने वाली आसान तथ्य रेखा, अलग करने वाली रेखा या इससे हटके देखे तो मोह आसान तथ्य या भूपटपट्टी और मेटल के बीच कौन सी आसान तथ्य है या अलग करने वाली रेखा पूछे तो मोह आसान तथ्य भूपटपट्टी और मेटल, और ऊपरी मेटल और निचली मेटल को की आसान तथ्य रेखा को क्या कहते हैं, तो रिपीति और मेटल और क्रोड को अलग करने वाली आसान तथ्य को कहते हैं गुटेनबर्ग आसान तथ्य, ठीक। और क्रोड, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड को क्या कहा जाता है, तो लेहमन आसान तथ्य कहा जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ देखिए अगर कोड बनाए, कौन मोहे रे गुटले, कौन मोहे रे गुटले, तो कौन से कोनोरॉड हो गया, मोह से मोहे हो गया, रे से रेपीती हो गया, गुड से गुडेनबर्ग हो गया, और अंतिम में लेमैन आसान तथ्य हो गया, ठीक। तो ऐसे करके ध्यान रखिए। और इसके कितना किलोमीटर है, तो भूपटपट्टी का देखिए गहराई नीचे से तो सतह से नीचे की ओर 100 किलोमीटर तक है, और 100 से 29 किलोमीटर तक मेटल की गहराई है, और 2900 से 6378 किलोमीटर तक क्राउड की, ठीक। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। अब भूपटपट्टी के बारे में जान लेते, ठीक। तो पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% है, ठीक है ये। और यहाँ देखें तो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, इसकी मोटाई देखेंगे कि 0 से 100 किलोमीटर तक है, ठीक। और इसमें ये भूपटपट्टी सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित हुआ है, इसीलिए इसे सीएल परत भी कहा जाता है, ठीक। और इसकी औसत घनत्व देखें तो 2.5 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। और यहां देखें ऊपरी भूपटपट्टी भूपटपट्टी और ऊपरी मेटल को मिलाकर स्थल मंडल कहलाता है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखें मेटल के बारे में देखो, पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग मेटल है, ठीक। भूपटपट्टी के ठीक नीचे कौन सा भाग है, तो मेटल है, ठीक। और ये मोह आसान तथ्य से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, ठीक। और ये सिलिका और मैग्नीशियम
से निर्मित होने का कारण इसे सीमा भी कहा जाता है। ठीक, सी से सिलिका और मा से मैग्नीशियम। ठीक, सीमा कहा जाता है। ठीक, और इसकी घनत्व देखे तो 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और क्रोड का देखें तो पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग पर है। ठीक, और ये पृथ्वी की आंतरिक परत है। ठीक, और ये मोटाई देखिए तो ये गुटेनबर्ग सांद्रता से 63-78 किलोमीटर है इनकी मोटाई। और ये निकेल और लोहे के निर्मित होने के कारण इसे निफे परत भी कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे सीमा परत किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, किसकी अधिकता होती है, और सियाल निफे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, और इसकी औसत घनत्व देखें तो 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, तो सबसे ज्यादा औसत घनत्व क्रोड की होती है। और ये देखिए इसकी बाय क्रोड तरल अवस्था में होती है। ठीक, और आंतरिक क्रोड देखिए तो ठोस अवस्था में होती है। तो ये कैसे पता चला, तो बताइए कैसे पता चला, क्योंकि जब तरंग वाला देखेंगे तो एस तरंगे जो द्वितीय तरंगे तक कहलाती है वो केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। तो इससे ये पता चला। ठीक, वो आगे देखेंगे। ये देखिए अब भूकंप के बारे में देखिए तो ये सूचक भूकंप सूचक तो वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा वृद्धि, अगर वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा अगर बढ़ रही है तो ये सूचक है कि भूकंप आ सकती है। तो कौन सी गैस है, तो रेडॉन, ये ध्यान रखेंगे, रेडॉन। ठीक, और पृथ्वी ये तो भूकंप कहते हैं किसे भाई, पृथ्वी के कंपन को। ठीक, और इसके उद्गम केंद्र को अवकेंद्र कहते हैं। कंफ्यूजन होता है उद्गम केंद्र और अधिक केंद्र में। ठीक, क्योंकि जब पेपर सामने आता है तो हल चला जाते हैं अधिकतर बालक, तो उस टाइम उद्गम केंद्र लिखा है या अधिक केंद्र लिखा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है अगर माइंड को शांत करके अगर क्वेश्चन ना बनाए तो, है कि नहीं। तो अधिक केंद्र और उद्गम केंद्र में कंफ्यूजन होता है। तो उद्गम केंद्र को अवकेंद्र कहते हैं। ठीक, और जहां भूकंप सबसे पहले पहुंचता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक, और जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे अवकेंद्र कहते हैं। ठीक, और जहां सबसे पहले पहुंचे उसे अधिक केंद्र कहते हैं। और ये देखो तो 90 डिग्री, जैसे यहाँ भूकंप हुआ तो ये 90 डिग्री पे अधिक केंद्र बनता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। भूकंप आने के कारण देखें तो प्राकृतिक और मानवीय कारण के रूप में देख सकते हैं। तो जलामुखी कारण, ठीक, घर्षण की क्रिया से, बलन की क्रिया से, और विवर्तन की अस्थिरता से भी। ठीक, और परमाणु परीक्षण से भी पृथ्वी डोलता है। और ये देखिए अस्थिर प्रदेशों में बांधों, विशाल जलाशयों और सड़कों के निर्माण आदि से ये होता है। और ये सारे डिटेल, ज्वालामुखी क्रिया कैसे होती है, भ्रंशन क्रिया कैसे होती है, वलन क्रिया कैसी होती है, प्लेट विवर्तन कैसे होती है, सारे आप लोग रेगुलर क्लास में डिटेल में पढ़े होंगे। ठीक, अब भूकंपी तरंगी के बारे में देखें तो इसे भूगर्भीय तरंग और धरातलीय तरंग में बांटा गया। इसमें भूकंपी तरंग प्राथमिक जिसे पी तरंगे कहते हैं। ठीक, और द्वितीय तरंगे एस तरंगे कहा जाता है, और धरातलीय तरंग को एल तरंग कहा जाता है। ठीक, अब इन तीनों तरंगे की अगर डिटेल समझे तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो ये देख लेते हैं। तो यहां देखें सर्वाधिक गति करने वाला भूकंपीय तरंग पी तरंग या प्राथमिक तरंग। ठीक, पी तरंग। और सबसे कम तीव्रता किसकी होती है, सर्वाधिक गति प्राथमिक तरंग, लेकिन तीव्रता सबसे कम पी तरंग की होती है। तीव्रता सबसे कम, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले धरातल पे यही पहुंचती है पी तरंगे। ठीक, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करती है, मतलब गुजरती है। ठीक, ये ठोस पदार्थों में सबसे अधिक गति करती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में ये गमन करती है। कंपन की दिशा ये तरंग की गति के समानांतर होती है। ठीक, ये अनुदैर्घ्य तरंग इसीलिए कहा जाता है इसे। अनुदैर्घ्य तरंग वाली तरंगे प्राथमिक तरंगे। ठीक, तो ये समानांतर पी तरंगे गमन करती है। ठीक, समानांतर तरंगों के रूप में। और साइलो में संकुचन, फैलाव और तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न करती है। कौन तरंगे, तो प्राथमिक तरंगे और पी तरंगे। ये देख लीजिए गति, ध्यान रखें गति और तीव्रता में कंफ्यूजन हो जाए। सर्वाधिक गति की भूकंपीय तरंगे देखें तो पी तरंगे, जिससे 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक, और तीव्रता कम, सबसे कम तीव्रता कम। ठीक, और इससे तीव्रता सबसे कम होती है, उससे ज्यादा तीव्रता उसकी होती है।
एस तरंगे की, ठीक। अब देखिए द्वितीय तरंगे एस तरंगे, ये पी तरंगों की अपेक्षा गति देखिए पी तरंगों की अपेक्षा कम करते 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक। और ये तीव्रता देखिए तो उससे ज्यादा इस पी तरंगे से इस तरंगे की गति ज्यादा होती है, ठीक। गति नहीं, तीव्रता, सॉरी, तीव्रता, तीव्रता, ध्यान रखेंगे तीव्रता। और धरातलीय तरंग, धरातल पर पी तरंगे के बाद कौन सी तरंगे पहुंची है, तो एस तरंगे, ठीक। तो पूछा जा सकता, ऐसे क्वेश्चन एक बनाया जा सकता है आपको कंफ्यूजन करने के लिए सेंटेंस को घुमाकर कि धरातलीय तरंगे, धरातल पर पी तरंगे सबसे एस तरंग के बाद पहुंचती है, गलत, पी तरंग के बाद एस तरंग पहुंचती है, ठीक। ऐसे करके ध्यान रखेंगे। अगर सब भारी भरकम डाल देता है ना तो बीपीएससी का जो प्रॉपर बीपीएससी की जो तैयारी करे उससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोचिंग में ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा था बीपीएससी, 69वीं से ना पूछना चालू किया है, तो इससे पहले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रटवाया जा रहा था, बालक को रटवाया जा रहा था। अब बीपीएससी तो कॉन्सेप्ट वाइज पूछने लगा है, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे को नहीं बना पाता कि क्या ये बोल रहे हैं। और जो यूपीएससी का तैयारी करा वो तो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही रहता है और वो कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन सॉल्व किया रहता है, हर सारा क्वेश्चन। उसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते तो वो वहां गड़बड़ा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में दिमाग लगा ही लेगा वो बालक, अगर सीरियस होकर तैयारी किया है तो इसीलिए वहां बच्चा फंस जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि अब बीपीएससी का जो कोचिंग कर रहा है वो भी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता है, ठीक। नहीं तो पहले फैक्चुअल पढ़ा रहा था। और एस तरंगे देखे तो केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती है, केवल ठोस माध्यम में गमन कौन सी तरंगे, पी या एस तरंगे। इसे अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है, क्योंकि इसकी कंपन की दिशा देखिए तो तरंग की गति की लंबत होती है, ठीक। तो ये ध्यान, लंबत और समानांतर में अंतर होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे, बोलिए हाँ। पदार्थों में उभार और गर्त का निर्माण कर दिए कौन तरंगे, तो ये जब लंबत होगी तो उभार गर्त का निर्माण तो होगा ही, ठीक। ऊपर नीचे लंबत होगा तब तो उभार एवं गर्त का निर्माण तो होगा ही। तो उभार एवं गर्त का निर्माण इस पे डिपेंड करता है, लंबत गति पे, ठीक। अनुप्रस्थ तरंगे क्यों होती है, तो क्योंकि लंबत कंपन की दिशा लंबत होती है इसीलिए, और लंबत होती है जिसे ही उभार एवं गर्त का निर्माण होता है, ठीक। ये किसकी विशेषता है, तो इस तरंगों की विशेषता है, ठीक। धरातलीय एवं एल तरंगे देखिए, ठीक। इसके कारण देखिए ये सबसे कम वेग वाली भूकंपी तरंग है, ठीक। इसकी गति सबसे कम होती है और ये सबसे बाद धरातल पे पहुंचती है, लेकिन इसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है। तीव्रता सर्वाधिक किस तरंग की होती है, तो एल तरंग या धरातलीय तरंग सर्वाधिक होती है भाई, सर्वाधिक। कारण सर्वाधिक तीव्रता किसकी होती है, तो धरातलीय तरंग या एल तरंग, ध्यान रखें। और पूरे धरातल पर ये भ्रमण करती है, ठीक। और इसकी तीव्रता होती है इसलिए ज्यादा विनाशकारी भी इसीलिए होता है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। और ये लंबी अवधि वाली तरंगे है, ठीक। इसके कारण शैली विस्थापित हो जाती है और इमारतें गिर जाती है, ठीक, तीव्रता अधिक होने के कारण। यहाँ देखें ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति के बारे में देखें तो मतलब ये ज्वालामुखी कहाँ पे पूछा जाता है भाई, फुजियामा ज्वालामुखी। मैंने कितने क्वेश्चन बनाए, कितने मॉक टेस्ट उसमें देखे, फुजियामा, कोटोपैक्सी, माउंट एटना, माउंट मेरापी, ये कहाँ स्थित है, और देश दे देता है, और इनमें से कौन से सही नहीं है। पूछता है कि नहीं पूछता है, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, पूछता है कि नहीं पूछता है, पूछता है भारत, पूछता है बीपीएससी, पूछता है यूपीएससी, ठीक। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में, तो इटली में, ठीक। फुजियामा देखे तो जापान में है, ठीक, ध्यान रखेंगे। कोटोपैक्सी कहाँ है, तो इक्वाडोर में, ठीक। माउंट एटना कहाँ है, तो इटली में, और इटली में कहाँ पे, सिसिली द्वीप पे, ठीक, ध्यान रखेंगे। लोआ कहाँ पे, हवाईयन द्वीप पे, ठीक। और हवाईयन द्वीप कहाँ है, तो यूएसए में, अमेरिका में, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और किलाउ ज्वालामुखी कहाँ है, यो भी यूएसए में है, हवाई द्वीप पर, ठीक। और माउंट मेरापी कहाँ पे, माउंट मेरापी मतलब ज्वालामुखी देखिए कहां पे, तो इंडोनेशिया में, ठीक। और ये कराकाटोआ कहां पे, तो इंडोनेशिया में, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और स्ट्राम्बोली कहां पे, किस देश में, तो इटली में, ठीक। ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। तो अगर पूछे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा ज्वालामुखी है,
तो स्ट्राम्बोली, ठीक, ये ध्यान। और कहां पे, तो इटली में। माउंट पोपा कहाँ है, तो म्यांमार में। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे, तो तंजानिया में, ठीक, ध्यान रखें। और माउंट देवबंद कहाँ पे, तो ईरान में है। और को सुल्तान कहाँ पे, तो पाकिस्तान में है, ठीक। चिम्बेराजो कहाँ पे, तो इक्वाडोर में है। सबन कामा कहाँ पे, तो पेरू में है, ठीक। माउंट एरिबस कहाँ पे, तो अंटार्कटिका में। और किनाबालू कहाँ पे, तो मलेशिया में, ठीक। और अल बुर्ज कहाँ पे, माउंट, तो ईरान में है, ठीक। पायरिकुटियन ज्वालामुखी माउंट कहाँ पे, तो मैक्सिको में है, ठीक। और माउंट पीना टूबो कहाँ पे, तो फिलीपींस में है, ध्यान रखेंगे। माउंट सस्ता कहाँ पे, तो यूएसए अमेरिका में, ठीक, ध्यान रखेंगे। पोपो कैटीपीटल कहाँ पे, तो मैक्सिको में है। कोली लामा कहाँ पे, तो मैक्सिको में है। माउंट रेनियर कहाँ पे, तो यूएसए में है। माउंट ताल कहाँ पे, तो फिलीपींस में है, ध्यान रखेंगे भाई। माउंट सिनाबुंग कहाँ पे, तो इंडोनेशिया में। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पे, तो यूएसए में। और एकांकोगुआ कहाँ है, तो अर्जेंटीना में, ठीक। तो एक बार रिवीजन कराने के लिए बता देते हैं कि पहले देख लेते हैं कि कौन सा द्वीप यूएसए में, ठीक। तो मौना लोआ किलाऊ किस देश में, तो अमेरिका में, ठीक। और अमेरिका में कौन कौन सा माउंट ज्वालामुखी है, यहां पे देखिए। तो एक है माउंट रेनियर, ठीक। और माउंट सेंट हेलेंस, ठीक। अर्जेंटीना में इंकांगुआ। और इंडोनेशिया में देख ले, एक इंडोनेशिया में माउंट सिनाबुंग। और क्रैकाटोआ इंडोनेशिया में। मेरापी इंडोनेशिया में, ठीक, ध्यान रखें। और इटली में स्ट्राम्बोली, इटली में विसुवियस, ठीक। जापान में जापान में फुजियामा कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ठीक। इक्वाडोर में चिमाराइजो है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब चट्टानों के प्रकार देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टान, मैग्मा या लावा से निर्मित ये चट्टाने, आग्नेय चट्टान, ठीक। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि लावा के बारे में, तो अगर शॉर्ट में बताएं तो जब ज्वालामुखी उद्गार होके पृथ्वी सतह पे आती है तो वो ठंडा होके जो आकृति बनती है उसे ही लावा कहते हैं। तो मैग्मा या लावा से निर्मित अग्नि चट्टाने होती है, ठीक। ये परत रहित और जीवाश्म रहित कठोर चट्टाने होती है, ध्यान रखें। इसकी विशेषता क्या है, परत रहित जीवाश्म रहित कठोर चट्टाने होती है, ठीक। और इसमें लोहा निकेल तांबा सीसा जस्ता आदि का ये स्रोत आग्नेय चट्टान है, ठीक। और अवसादी चट्टान देखिए, तो आग्नेय चट्टान के अपक्षय एवं अववर्धन से निर्मित, इसके अववर्धन और अपक्षय से निर्मित आग्नेय चट्टान के अववर्धन और अपक्षय से निर्मित कौन सी चट्टान है, तो अवसादी चट्टान, ठीक। और ये परतदार चट्टाने और जीवाश्म युक्त चट्टाने कौन सी होती है, अवसादी चट्टान, ध्यान रखें। और ये देखिए स्रोत क्या है, फॉस्फेट, कोयला और सीमेंट जिप्सम आदि का ये मुख्य स्रोत है अवसादी चट्टान। और रूपांतरित चट्टाने देखें तो ये आग्नेय एवं अवसादी के चट्टानों से निर्मित होती है, ठीक। और ये कैसे निर्मित होती है, ताप एवं दाब के परिणाम स्वरूप, ठीक। जब अत्यधिक ताप और दाब या रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ये रूपांतरित या केंद्रित चट्टानों बनती है, ठीक, ये ध्यान रखें। और कठोर एवं दृढ़ चट्टाने देखें, कठोर एवं ये दृढ़ चट्टाने होती है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। रखेंगे ना ध्यान भाई, बताओ। ये तो ध्यान रख ही सकते हैं आप, है कि नहीं। अगला देखिए, अब क्या है, अब अग्नि चट्टाने का रूपांतरण देखें। रूपांतरण पूछ रहा है, तो आग्नेय का केंद्रित में, और इधर देखिए ये आग्नेय का केंद्रित में कैसे होता है, अवसादी का केंद्रित में कैसे होता है, ठीक। और केंद्रित में अगर जो चट्टाने बनती है उसका नाम पूछा जाता है कि नहीं। तो ये तीनों देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बताओ भाई, बोलो ना। हाँ देख लेंगे, बीपीएससी का भी उसके पेपर को भी देख लेंगे अगर पूछेगा तो, है कि नहीं। पूछ ले, देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे, हाँ बताइए। देखिए आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण देखिए, तो बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरण हो गया क्या कहलाता है, तो शिस्ट कहलाता है, ठीक। और
और बेसाल्ट चट्टान ही जब अत्यधिक ताप और दाब के कारण बनता है, उसी का नाम एम्फीबोलाइट कहलाता है। ठीक, और ग्रेनाइट को अत्यधिक ताप और दाब दिया जाए तो वो नीस में बदलता है। ठीक, केंद्रित चट्टाने बन जाती है। ठीक, और अब शादी देखें तो ये बलुआ पत्थर का रूपांतरण होता है तब केंद्रित चट्टान तो क्वार्टजाइट केंद्रित चट्टाने में बदल जाता है। ठीक, और सेल और क्ले देखे तो स्लेट चट्टाने बदल जाता है, चूना पत्थर देखे तो संगमरमर में बदल जाता है, और लिग्नाइट देखे तो कोयला में बदल जाता है, और चाक एवं डोलोमाइट देखे तो संगमरमर में बदल जाता है। ध्यान रखेंगे। और ये दे देगा कैसे बताइए, तो आग्नेय ऐसे दे दिया, आग्नेय से केंद्रित चट्टाने, और इनमें से कौन सा सही नहीं है, और इसमें से बलुआ पत्थर अब शादी से केंद्रित वाला एक ऑप्शन उसमें घुसा देगा, एक लाइन वो दे देगा और बोल देगा इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो सोच समझ कर विचार करके अगर गलत आए तब तकलीफ यहां से होती है कि नहीं। और कांगोलोमेरेट रूपांतरित हो गया, कौन सी चट्टाने बनाती है, तो ये भी क्वार्टेजाइट चट्टाने बनाती है। ठीक, और बिटुमिनस कोयला देखे तो ग्रेफाइट और हीरा बनाती है। ठीक, और केंद्रित चट्टाने बनती है तो स्लेट केंद्रित से बनती है तो फाइलाइट कहलाती है। ठीक, और फाइलाइट पर अत्यधिक दाब और ताप दिया जाए तो शिस्ट बन जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे ना, बताइए। इसमें एक बात ये नहीं था कि ये चट्टाने है ना जिसमें सिलिका की मात्रा अगर देखें तो सिलिका की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है वो अग्नेय, वो अम्लीय चट्टाने होगा। अगर पूछा जाए कि किसमें, देखिए एक मिनट बताते हैं। अगर बाई चांस अगर पूछा जाए कि ये चट्टाने अम्लीय या क्षारीय है तो ये देखिए जिसमें अम्लीय आग्नेय चट्टाने वो कहलाएगा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी, और सिलिका की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होगी वो क्षारीय आग्नेय चट्टाने कहलाएगी। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये देखिए तो अम्लीय मैग्मा से आंतरिक चट्टाने कौन कौन सी है, तो ग्रेनाइट और बाई चट्टाने रायोलाइट है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे क्षारीय कौन है, सबसे लिख ही देता हूं मैं, अम्लीय, सबसे अम्लीय अगर पूछा जाए एक मिनट भाई, ये सीधा रहता है ना इसीलिए नहीं लिखा जाता है सही से। सर्वाधिक अम्लीय देखें तो दो चट्टाने हैं, ग्रेनाइट और कौन सी है, ये बाय आग्नेय चट्टाने, ध्यान रखेंगे बाय, ये बाय आग्नेय चट्टाने। ठीक, और सबसे कम देखें अम्लीय सबसे कम देखें, ये यहां पे देखिए सबसे कम देखें तो पेरिडोटाइट्स, सबसे कम क्या मतलब क्षारीय ही हो गया ना, सबसे कम क्या देखना क्षारीय देखिए, और ये तो बाय हो गया। अब अगर ग्रेनाइट आंतरिक चट्टान हो गया, ये आंतरिक हो गया। ठीक, आप बोल रहे हैं भाई, बोलते बोलते भाई ये स्पीड में ना ऐसे हो जाता है बाय आंतरिक थोड़ा ये, तो आप लोग इसके लिए सॉरी कि आप लोग को ये प्रॉब्लम हो रही है कि बाय, तो आप लोग ऐसे पढ़े होंगे आप लोग ठीक, तो ये आंतरिक ग्रेनाइट चट्टाने और बाइक में देखे तो रायोलाइट, बाई चट्टाने में देखे तो रायोलाइट। ठीक, ध्यान रखेंगे रायोलाइट। और क्षारीय देखे, क्षारीय चट्टाने देखे तो पेरिडोटाइड है, पेरिडोटाइड। ठीक, ध्यान रखेंगे पेरिडोटाइड। ठीक, आपकी कॉपी में लिखा होगा वो, बस हम याद दिलाने के लिए। और पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस की प्रतिशत मात्रा है, तो नाइट्रोजन की। ठीक, इसके बाद ऑक्सीजन की, ये मिलाने के लिए देता है क्रमशः, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन। ठीक, 20% मतलब लगभग 21%, आर्गन इसके बाद है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ध्यान रखेंगे चार, बस ऊपर से चार याद रखेंगे, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद आर्गन, और चौथे में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और सबसे नीचे देख ले, और सबसे कम
सबसे कम जेनोन, ठीक, न कि हाइड्रोजन, ध्यान रखें, सबसे कम वायुमंडल में जेनोन है, ठीक, ध्यान रख लेंगे। और विश्व के महाद्वीपों में देखें, विश्व के महाद्वीपों में विश्व महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 है, ठीक। और घटते क्रम में देखें, एशिया सबसे बड़ा, इसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया, ठीक, ध्यान रखेंगे। और ये देखिए महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में देखें तो मैकमोहन रेखा के बारे में देखें तो भारत एवं चीन के बीच वाली मध्य सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच वाली सीमा रेखा को क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को ड्रोन रेखा। और फ्रांस और एवं जर्मनी के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाए, तो मैगी नोट रेखा। फ्रांस जर्मनी मैगी नोट रेखा, ठीक। ये भारत से रिलेटेड तो याद रहता है, लेकिन वहीं पे पूछ दे फ्रांस जर्मनी, जर्मनी बेल्जियम, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, यूएसए कनाडा पूछ दे, तब क्या करेंगे, इसे अच्छा आएगी, पहले देख के चला जाए, अगर है कि नहीं। जर्मनी और बेल्जियम के बीच की सीमा रेखा को देखे क्या कहा जाता है, हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है, ठीक। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है, ठीक। और यूएसए अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा को 49वीं समानांतर रेखा कहा जाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब ये देखें विश्व के पर्वत श्रेणियां, मतलब कहां पे स्थित है और उस पर्वत श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पूछा जाता है। तो आप मैप निकाल लीजिए, ठीक, आप मैप साथ में रखे रहिए। और मैं जब बोल रहा हूं कि एंडीज पर्वत, तो पश्चिम दक्षिण अमेरिका में जाइए, लोकेशन पश्चिम दक्षिण अमेरिका में जाइए और वहां देखिए उसकी सर्वोच्च चोटी है एकांकोगुआ। बोलिए आप कमेंट सेक्शन में हाँ या ना, है कि नहीं है। एंडीज पर्वत को ढूंढने कहां जाइए, दक्षिण पश्चिम अमेरिका में जाइए, ठीक। और वहां देखिए कि सर्वोच्च चोटी एकांकोगुआ है तो होगा, ठीक। अब अमेरिका के उत्तर पश्चिम अमेरिका में जाएंगे तो वहां रॉकी पर्वत है, ठीक। और रॉकी पर्वत है तो उसकी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्बर्ट है, ठीक, ये ध्यान है, माउंट एल्बर्ट। अब जाइए एशिया, एशिया गए, एशिया पहुंच गए, देखिए हम अभी अमेरिका में था, तुरंत एशिया आ गए। एशिया जाइए, एशिया में हिमालय को देखिए, हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, है कि नहीं है, वहां देखिए जाके। और उसके आसपास का लोकेशन भी देख लीजिए, याद रहे। मध्य यूरोप जाइए, मध्य यूरोप में जाके देखिए वहां अल्पस पर्वत होगा, है अल्पस पर्वत। और उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है और क्या कहलाती है, तो माउंट ब्लैंक, ठीक, ध्यान रखेंगे, माउंट ब्लैंक, है कि नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन में। अब जाइए न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के वहां देखिए दक्षिण अल्पस होगा, अल्पस का ही विस्तार दक्षिणमा भाग। और वहां देखिए उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट कुकू या उसे ही आवो राखी कहा जाता है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। दो नाम रहता है तो वहां कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखें, दो नाम, आवो राखी या माउंट कुक, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब जाइए उत्तर पश्चिम अफ्रीका, जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में स्थित है, ठीक। वहां गए, जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में ये देश स्थित है, वहां गए, वहां एटलस पर्वत देखिए, एटलस पर्वत देख लिए। और वहां देखिए माउंट टॉप काल है, माउंट टॉप काल तो होगा, ठीक, तो ध्यान रख लेंगे। ये ऐसे करके पूछेगा, ऐसे एक साइड दे देगा पर्वत श्रेणी और दूसरी साइड सर्वोच्च चोटी, ठीक। और निम्नलिखित तुम विचार कीजिए, और हम ठहरे मानवशील प्राणी, हम तो विचार करके ही मानेंगे, और विचार करके अगर गलत आंसर आए तो अंदर से बहुत तकलीफ होता है कि नहीं। और ये 4 दे देगा और बीच में माउंट एवरेस्ट की जगह पे ये तो सबको पता है कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो ये दक्षिण आल्पस दे देगा। और यहाँ पे ये माउंट कुक के जगह पे माउंट टॉपकाल दे देगा। और इनमें से कौन से सही नहीं है या सत्य है, ऐसे करके दे देगा, ठीक, तो याद रखिएगा। अब जाइए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया देश में पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप गई, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए। और वहां देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगा, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कोस्क्यूस्को है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहां देखिए ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत होगा, ठीक। और ये ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या कहलाती है और क्या कहलाती है और क्या है, आप देख कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आप मैप लेके बैठिए,
तो आसपास का लोकेशन भी देख लीजिए। माउंट विंसन मैसिव कहलाता है, ठीक, उसकी सर्वोच्च चोटी। और यूएसए और कनाडा में एक है कास्केड रेंज, कास्केड पर्वत, ठीक, कास्केड पर्वत, कास्केड पर्वत की सर्वोच्च चोटी देखें तो माउंट रेनियर है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और काकेकस जो रूस में है पर्वत श्रेणी, ठीक, उसमें जाकर देखिए काकेकस है, और काकेकस के सर्वोच्च चोटी देखिए कि एल ब्रुस होगा, होगा ही, आप देखिए जरूर। मध्य रूस में पहुंचिए और मध्य रूस में देखिए कि यूराल पर्वत होगा, है कि नहीं, यूराल पर्वत श्रेणी होगा, और वहां और उसकी सर्वोच्च चोटी देखिए गारो नैरो डियानाया, ये पर्वत सर्वोच्च चोटी है, ठीक। और दक्षिण पूर्व अफ्रीका में जाइए, और दक्षिण पूर्व अफ्रीका में गए, रखे है ना पास में, पहुंच गए, ठीक, वहां देखिए ड्रैगन्सबर्ग पर्वत श्रेणी है कि नहीं है। और ये एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एक साइड पर्वत श्रेणी और अवस्थित देश दे दे, संबंधित देश दे दे, और इनमें से कौन से सही नहीं है, या असत्य है या सत्य है, ऐसे करके दे देगा, ठीक। या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बना सकता है कि दक्षिण पूर्व एशिया की पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन से है, एक ऑप्शन उसमें जो होगा ड्रैगन्सबर्ग होगा कि नहीं, ध्यान रखिए। और ईरान में पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो जागरोस है। और स्विट्जरलैंड की पर्वत श्रेणी क्या कौन सी है, तो माउंट टिटलिस, ठीक। अब देखिए फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो जूड़ा, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए। जूड़ा पर्वत श्रेणी फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। फ्रांस एवं स्पेन की सीमा पर देखें कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो पिरेनीज है, ठीक, पिरेनीज है, ठीक, ध्यान रखेंगे। फ्रांस स्पेन की सीमा पर पिरेनीज, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा, ठीक। और स्पेन में पर्वत श्रेणी देखिए कौन सी है, तो कैंटाबिरियन है, ठीक, ध्यान रखेंगे। और कनाडा में देखें तो मैकेंजी, ठीक। और तंजानिया में किलिमंजारो, यूएसए में देखिए ब्लैक पर्वत, यूएसए में और पर्वत देखिए तो अलेघनी पर्वत है, ठीक। तो आज यहीं तक था अपना रिवीजन का दौर, अपना सीजन आज यहीं तक था, ठीक। तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। और ये स्लाइड के माध्यम से, एक बार स्लाइड के माध्यम से देखे रहेंगे ना शॉर्ट फॉर्म में, तो वहां जरूर याद आ जाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक। ये तो बात है कि जब कयामत के दिन ये सब याद आ जाए तो कयामत ही कयामत है कि नहीं, बस कयामत के दिन याद आ जाना चाहिए ये सारे इंफॉर्मेशन, है कि नहीं, याद आएगा भाई, जरूर याद आएगा, ठीक। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को आ सके, ठीक। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों को भी जोड़े इस सीजन से, ठीक। चलिए धन्यवाद, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सीजन अच्छा लग रहा हो, ठीक।